दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और एक बार फिर फोर्थ व्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों मौजू है आज थर्ड वर्ल्ड वॉर के बनते हालात, क्योंकि ऐसी चर्चाएं तमाम दुनिया का मीडिया कर रहा है और तमाम दुनिया के सफीर से लेके तमाम जो प्रेसिडेंट्स, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुशीर, ये सब कुछ इसी चर्चा में लगे हुए हैं कि आखिर दुनिया में होने क्या जा रहा है। एक तरफ कोरोना की वबा है जो मुंह उठाए खड़ी है और अलग अलग देश में अलग अलग तरह का एक्ट कर रही है, और दूसरी तरफ इस वक्त जो है वो रशिया को लेकर तमाम घेराबंदियां कर दी गई हैं, की जा रही है, दायरा टाइट किया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि बाइडेन द्वारा पुतिन को धमकाया गया है। क्रेमलिन की कुछ और तरह की वो वजाहत है, क्रेमलिन कुछ और कह रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले एक पक्ष की बात कर लेते हैं। एक पक्ष का मतलब अगर वेस्टर्न जगत की हम बात करते हैं, अमेरिका सहित नाटो की हम बात करते हैं, तो यूक्रेन में रशिया दखलंदाजी न करे और ह्यूमन राइट बने रहें। यूरोप का जो हिस्सा बना है रशिया टूटने के बाद यूक्रेन, वहां पर रशिया की मुदाखलत को यूरोप और नाटो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये धमकियां लगातार दी जा रही हैं, फौजी डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं। ये क्या आज ही किए जा रहे हैं या इससे पहले भी कुछ हुआ था? तो हम इस पर भी बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। और अभी जो बड़ी भारी तादाद में रशिया ने डिप्लॉयमेंट किया है अपने टैंक, तोप और हथियारों का, और असल में क्रेमलिन ने और पुतिन और उनके एनालिस्ट के जरिए जो अमेरिका को लास्ट वार्निंग दी गई है, बहुत ही खतरनाक किस्म की, उसको भी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, मगर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। इससे पहले कि ये सूरत हाल क्या है, इसे समझने के लिए शायद जरूरी होगा कि हम हिंदुस्तानी कहाँ खड़े हैं, यानी हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान, चीन के क्या हालात हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है, कौन कहाँ होगा, कैसे होगा। मैं जहां तक जो एनालाइज कर पाया आपके सामने रखता हूं। सही गलत वक्त फैसला करेगा और आपका अपना नजरिया। मेरा नजरिया यह है कि ये तमाम वॉर जो है वो व्यापार को लेकर शुरू होती है तमाम दुनिया में, हमेशा से लेके माल, खजाने और करेंसी, ये सब को लेकर शुरुआत होती है। इस वक्त ये वॉर जो है वो उसमें तेल, गोल्ड, ये इनके अलावा डॉलर यानी करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो करेंसी के जरिए जो पूरी दुनिया पर एक छत्र राज स्थापित अमेरिका द्वारा कर लिया गया था, शायद वो टूटने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और यही वजह है कि आखिरी तौर पर, माशी तौर पर अमेरिका और अमेरिकन मीडिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, रशिया और चाइना के पास उनके गिने चुने मीडिया संस्थान हैं जो अपनी बात कहते हैं। बाकी जो पूरी दुनिया में, अब ईरान का भी एक अलग मीडिया है, वो भी अपनी अलग बात कहता है। बाकी पूरी दुनिया में अमेरिकी नवाज, अमेरिका और नाटो, पश्चिमी जगत जो मगरिब नवाज कहते हैं, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रमोट करने वाले और वेस्टर्न वर्ल्ड की मानसिकता वाले जर्नलिस्टों की और मीडिया संस्थानों की भारी भरमार है। बहुत बड़ी तादाद है, लाखों में ये तादाद है मीडिया हाउसेस की। इसमें रेडियो, मैगजीन, अखबार और टेलीविजन, दुनिया भर की चीजें शामिल हैं। तो यानी कि जो भी प्रोपागंडा वेस्टर्न वर्ल्ड करना चाहता है, उसको आम जनता के जहन पर असरअंदाज करने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। और मीडिया एक कारगर हथियार है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बात यह है कि मीडिया का सहारा लेकर जिस तरीके से एक पक्ष, जो आप सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले लीरा गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी बिल्कुल गिर गई है, पाकिस्तान की करेंसी गिर गई है, भारत की करेंसी गिर रही है, ये सब बातें चूंकि वो वेस्टर्न मीडिया की मानसिकता वेस्टर्न तुलनात्मक है, तो इसलिए वो डॉलर 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 चिल्लाते रहते हैं। जाने और अनजाने में भी वो डॉलर से कंपेयर करते रहते हैं। ये मीडिया आपने कभी ये बात करते हुए नहीं देखा होगा कि अगर वो डॉलर छोड़ दें और अपनी ही करेंसी में अपने देशों को और अपने लोगों को प्रेरणा दें और अपनी चीजों को कहें कि आप जो है होम मेड यानी अपने देशों के अंदर प्रोडक्शन करें, जाके आपको कम से कम चीजों का इंपोर्ट करना पड़े, जिसमें आपको दूसरे विदेशों की करेंसी की कम से कम जरूरत पड़े। अगर ये सब कुछ आप एक भावना पैदा शुरू करना करें, तो फिर ये भावना की शुरुआत जो है अंजाम तक भी पहुंच सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कई बुद्धिजीवी बैठ के कह रहे होंगे कि कैसी बातें कर रहा है कि डॉलर को छोड़ के बात कर सकते हैं। मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, जब डॉलर नहीं था तब भी दुनिया थी, जब डॉलर नहीं रहेगा तब भी दुनिया नहीं रहेगी। और इस पर लंबी बहस हो सकती है, मगर अपनी अकल को वहीं तक रखना जहां तक है, मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है।
कुल मिलाकर मैं यहां इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए, आज डॉलर से कंपेयर करके दिखाया जा रहा है, डॉलर की मजबूरी उन देशों के लिए जरूर है जिन्हें तेल जो है वो लेना है गल्फ से, और तेल चूंकि बिना डॉलर के आपको नहीं मिलेगा, और बाकी अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री से अगर आपको इंपोर्ट करना है कोई चीज तो आपको डॉलर की मजबूरी होगी, जिसका फायदा उठाया जा रहा है। और अगर आपके राजाओं, आपके बादशाहों, आपके प्रधानमंत्रियों या आपके मीडिया संस्थानों ने आपको प्रेरित किया होता कि आप किसी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाओ, सचमुच वो झूठी वाली बातों को तो आप छोड़ दीजिएगा। अगर सचमुच आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि आप जो है उस तरफ बढ़ चले हैं जहां आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको डॉलर चाहिए। सपोज करो रशिया या भारत अगर तमाम दुनिया की चीजें अपने देश में प्रोडक्शन करने लगता है और बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम देशों को हमारी तरफ से सप्लाई जाती है, और हमको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो हमें अमेरिका से खरीदनी हो, तब हमें डॉलर की कोई आवश्यकता नहीं होगी और हम अपने रुपए को भी बरतरी हासिल करवा सकते हैं, और अपने रुपए को यानी हमारे रुपया जो है वो इन तमाम देशों में एक करेंसी के तौर पर डील होना शुरू हो जाएगा, विश्वास उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक उसी तरीके से युआन जो है वो लीड करने जा रहा है। युआन क्योंकि सब तमाम दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी देश क्यों ना हो, वो तमाम चीजों की अगर तेल के अलावा किसी भी चीज की जरूरत होती है तो दुनिया की हर चीज की पूर्ति चीन कर रहा है, और तेल के अलावा, तेल की मजबूरी के अलावा चाइना के साथ जुड़े हुए लोगों को किसी चीज में डॉलर की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर से लेके जहाज तक, हथियार से लेके खाने तक, खाने से लेके आपके गैजेट्स तक, और आपकी तमाम चीजें जो अमेरिका नहीं भी बनाता वो भी चीन बनाता है। जो अमेरिका 20 साल बाद बनाएगा वो भी चाइना आज बना रहा है। तो ये स्पष्ट है कि युआन जो है वो दुनिया को लीड करने की क्षमता रखता है अगर ईंधन से परिवर्तित हो जाए तेल, और दूसरी यूरोपियन कंट्री के द्वारा जो यानी आपको हथियार चाहिए होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, चूंकि आपकी अपनी दुश्मनी है, दुनिया में लॉबिंग है, शीत युद्ध भी चला है और युद्ध की होने की संभावना भी चल रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि रशिया के सहारा लेकर चाइना को आगे बढ़ाते हुए रशिया ने जिस तरह का खेल खेला, उनका एक टारगेट था कि वो डॉलर को खत्म करें। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि डॉलर एकदम कोलैप्स कर जाएगा। अगर चाइना अब भी अपनी ट्रेजरी बॉन्ड भेज दे तो शायद उसकी हालत खराब हो जाएगी, मगर चूंकि डॉलर अभी चलता रहेगा, चलता इस मायने में रहेगा क्योंकि अभी तक हमने जो तेल के एजेंडे को 2030 तक बहुत कम यानी कि 50% से ज्यादा खत्म करने की बात की है, तो बहुत सारे देशों के अंदर कुछ तेल तो उनके अपने अंदर भी पैदा होता है। भारत के अंदर भी हमारी अपनी तेल की जो कुएं हैं वो मौजूद हैं। वो अलग बात है कि 80% हम बाहर से मंगाते हैं और 20% खपत हम अपने ही देश से पूरी कर लेते हैं। इसी तरह सभी देशों के पास थोड़ा थोड़ा तेल है जो उनका गुजारा हो सकता है। अगर इस पर जो इन्हिसार है वो कम होता चला जाएगा तो यकीनी तौर पर सऊदी अरब का जो इस्तेमाल अमेरिका ने किया है डॉलर को लेकर और पेट्रो डॉलर के नाम पर जो उनका एक पैक्ट था उसको लेकर जो गेम किया गया है उससे दुनिया बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। मगर इस दुनिया को बाहर नहीं निकलने देना है ये सोचकर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और इनका नाटो कोalition और बाइडन और उसके पीछे के बैठे हुए वो घराने जो तमाम दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं, उनका आखिरी तौर पर छटपटाहट के साथ कब्जा करने की कोशिशें उरूज पर हैं, बल्कि तेजी से उठ खड़ी हुई हैं कि किसी तरीके से इन सब चीजों को खत्म किया जाए और किसी तरह अपने दबदबे को कायम रखा जाए, वरना तो पश्चिमी जगत पछड़ता चला जाएगा और एशिया अगली सदी की लीड करने के लिए तैयार खड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में जरूरी है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी बर्तरी चाहता है, अपने आप को सेफ चाहता है और अपनी सत्ता को भी, आर्थिक सत्ता को भी और अपनी पावर सत्ता को भी अगर कायम दायम रखना चाहता है तो चीन और रशिया का वो मुकाबला करे, उसको दिखाए कि वो अभी भी उनमें दमखम मौजूद है और वो इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ठीक यही डर मीडिया के जरिए और जो अभी बाइडन की और पुतिन की बात हुई है, जितनी बढ़ा चढ़ा के पुतिन की थ्रेट को दिखाया जा रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है। असली बात आपको बाद में बताने वाला हूं जो एक्चुअली फैक्ट है। ये तमाम आप ये कहेंगे कि क्या ये 1 लाख चैनल झूठ बोल रहे हैं, तो माफ करना, ये 1 लाख चैनल एक ही आदमी के हैं इसलिए सब झूठ बोल रहे हैं। जो असली बात है मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि वो एक ही थॉट है ना, एक ही थॉट ऑफ स्कूल है, एक ही सोच है, एक ही तरफ जाने वाले हैं, तो वो आपको क्यों बताएंगे कि वो असल में जो असल बातचीत हुई है वो क्या है और जो आपको जानना चाहिए वो क्या है, वो नहीं बताएंगे। वो अलबत्ता ये सब एक दूसरे की तू मुझे मैं सभ्य भाषा में इसको समझ लेगा, तू मेरे मुंह में चम्मच डाल, मैं तेरे मुंह में चम्मच डाल। कुल मिलाकर मैं आगे बढ़ता हूं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, बड़ी सीधी सी बात यह है कि इस वक्त अगर आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो और ये जो कुछ यूक्रेन के साथ अभी इन्होंने डिप्लॉयमेंट और धमकीबाजी ड्रामेबाजी शुरू कर दी है, यानी कि इनको अपनी दुनिया को बचाना है, अपने साथ अलाई, अपने देश, अपने बाजारों को जिनको ये अपना गुलाम समझते हैं उनको बचाना है, और इस खेल को खेलते हुए अगर आगे बढ़ना है तो मीडियाबाजी के जरिए ये थ्रेट दिखाना जरूरी है कि अब पुतिन को बाइडेन ने धमका दिया है और परमाणु बम होने का खतरा हो गया है, थर्ड वर्ल्ड वॉर बस बिल्कुल सर पे आ खड़ा हुआ है। सच ये है कि यूरोपियन यूनियन सहित अमेरिका की औकात ही नहीं है चाइना या रशिया से मिलकर भी लड़ सके। क्रेमलिन के इंटरनल मामलों के जानकार उनकी तरफ से जो तज्जिया किया गया है, उनके जो ऑफिशियल को अनऑफिशियल बनाकर जो तज्जिया पेश किया गया है, यानी जो एनालिस्ट के जरिए कहलवाया गया, वो क्या है? वो ये है कि रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रशिया 20 साल तक डील में रहने के बाद, निकलने के बाद भी अमेरिका डील से, मिसाइल डील से इसलिए निकलना चाहता था, वो निकला भी कि ट्रंप के द्वारा बाहर भी चले गए, 2002 में वो खत्म भी हुई। किसी तरीके से वो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना चाहता था जिससे वो रशिया की मिसाइलों को रोक सके, प्रतिरोधक क्षमता को पैदा कर सके, जो अभी तक हासिल नहीं कर पाया और नजदीक में वो हासिल करने की क्षमता नहीं रखता है। ये रशिया का प्योरली ऐलान है। यानी कि जो भी मिसाइल सिस्टम, एक आपको याद होगा मैंने भी दिखाया था, पुतिन ने जिसको डेमोस्ट्रेट किया था अपने मिसाइलों के नए सिस्टम को, जिसमें अमेरिका में अलास्का में बाकायदा मिसाइलों को गिरते हुए दिखाया गया था। हाँ, उसमें वॉरहेड लगाकर भी जो है कुछ महलों को उड़ाते हुए उन्होंने मजाक उड़ाया था। वो मजाक नहीं था, वो सच्चाई थी। और आज भी इनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि रशिया के पास, चाइना माफ कीजिएगा, अमेरिका या उनके अलाई के पास रशिया की मिसाइलों का टक्कर करना तो बहुत दूर की बात है, उनको रोकने की, उनके डिफेंस की क्षमता है ही नहीं। और अगर ये क्षमता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रामेबाजी है, और ये ड्रामेबाजी आज से लगभग तकरीबन 3-4 साल पहले भी इन्होंने बिल्कुल उरूज पर ले आए थे इस ड्रामेबाजी को। और जब ये उरूज पर इस ड्रामेबाजी को लेके आए थे तो तब रशिया ने अपने मूवमेंट को खड़ा किया, अपने नीतियों को बदला, और डिप्लॉयमेंट पोलैंड से लेके बेलारूस को लेकर, फिर यूक्रेन और क्रीमिया को लेकर पूरी तरह से परमाणु मिसाइलें तक लगा दी गई थी रशिया की सरहदों के पास। तो तब रशिया ने इनको घेर लिया था सीरिया में आके, और सीरिया में आने के बाद वो मैंने एक एक पल की खबर आपको बताई थी कि कब जहाज वहां पहुंचे, अब पहुंच चुके हैं, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। और मैं मेरा अनऑफिशियल वार रूम के नाम से जो पेज था, मैं उसमें हर रोज वार की एक्चुअल पोजीशन को अपडेट किया करता था। और उसमें सूरत हाल आपने देखी कि आज मतलब नामो निशान जैसी चीजें बच गई हैं। आज पूरी तरह से जो इजराइल ताकत के दम पर गल्फ को अपने घुटने के नीचे दबाना चाहता था, जो उनकी गर्दन को जो है अपने घुटने के नीचे दबाए हुए था, और बड़ी बड़ी अफवाहें फैला करती थी, मोसाद के बड़े अफसाने आप लोग सुना करते थे। ये तमाम वाकये रशिया की वजह से एक अलग एंगल में तब्दील हो गए, यानी कि अमेरिका और उसके अलाई जर्मनी से लेके फ्रांस से लेके ब्रिटेन तक ठहर नहीं पाए। मगर एक बीच इसमें जोड़ते हुए चलता हूं एक मामले को। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका इस बर्तरी को कायम रखना चाहता है ऐसा नहीं है, चूंकि ब्रिटेन, मैं ये समझता हूं कि ब्रिटेन आज भी दुनिया का अपने आप को राजा समझता है और अमेरिका को एक फौजी अड्डे की तरह इस्तेमाल करता है, अमेरिकी राष्ट्रपति को एक सेनापति की तरह इस्तेमाल करता है। और उनका खेल इस वक्त उरूज पर है, चूंकि डायरेक्ट धमकी देने जैसी पोजीशनों में ब्रिटेन आ रहा है। और ब्रिटेन ने यूक्रेन के मामले को लेकर भी रूस को धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है, और चाइना से निपटने के लिए भी धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है।
मगर क्या इसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ कई बार सत्ताएं लुट जाने के बाद और फौज खत्म हो जाने के बाद और सेनापति गिर जाने के बाद भी कुछ राजा गद्दी पर बैठकर अपने आप को बादशाह समझते रहते हैं या गलतफहमी के शिकार होते हैं और वो फिर हुक्म देते रहते हैं, हम सुनने और मानने वाला कोई नहीं होता। शायद वही सूरत हाल बहुत जल्द ब्रिटेन की होने वाली है। हालांकि उनका मीडिया, उनके बहुत सारे पत्रकार बंधु, क्या कहते हैं इनको, मुझे तो ये शब्द ही बोलने में शर्म आने लगी है, ये सब कुछ लेकर इसका बवंडर करेंगे। आपको दिखाई देगा कि वाकई जो है एक वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह से एक अंधेरे बादल की तरह उठ खड़ा हुआ है और चाइना और रशिया को फना कर देगा। फिर तुम्हारी आंख खुल जाएंगी, नींद से मुंह धो लेना और आईना फिर अच्छे से देख के नाश्ता कर लेना। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक कोरा ख्वाब है जो मीडिया टेलीविजनों पर बैठकर देख रहे हैं और उनको दिखवाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सच्चाई ये है आज की तारीख में कि अमेरिका और ब्रिटेन और उनके अलाई और इनके थिंक टैंक और इनकी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं ऐसे देशों के साथ अपने समझौतों को आगे बढ़ाने की जिन्हें चीन और रूस के साथ लड़ाया जा सके और फिर इनकी फौज, इनके लोगों को, इनकी जमीनों को अपने हथियारों के इस्तेमाल का, टेस्ट का एक अड्डा बनाया जा सके और ये पीछे से मदद करने वाले हों। डायरेक्ट अपने लॉन्चर से मिसाइल या मिसाइल छोड़ने वाला इनका सिपाही ना हो, इनके लॉन्चर तो हों, इनकी मिसाइलें तो हों, इनके हथियार तो हों, मगर चलाने वाला इनका ना हो। वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी देश में जहां जहां इनकी बहुत सारे देशों के साथ इनकी संधियां हैं, उनकी तरफ इनका प्रेशर है और प्रेशर को ये उस हद तक बढ़ा सकते हैं कि किसी भी देश को मजबूर कर सकते हैं कि वो रूस और चाइना के साथ जरूर लड़े। चूंकि अब इनकी मेरे ख्याल से डॉलर और इनकी आर्थिक निजाम का बिल्कुल आखिरी वक्त आ चुका है। अगर अब ये इस एक साल यानी 2022 के अंदर, मैं चेतावनी के साथ कहता हूं कि अगर 2022 के अंदर अमेरिका अपने वजूद, अपने डॉलर, अपने कारोबार, अपनी चीजों को बचाते हुए रूस और चाइना का मुकाबला नहीं कर पाता तो 2023 में इनकी स्थिति बदतरीन हो चुकी होगी। और अब ये सिर्फ शीत युद्ध जैसी चीजों का जिक्र करेंगे। आर्थिक पाबंदियों का अभी बहुत ज्यादा ड्रामा इन्होंने शुरू कर दिया है। इसको जितना ये बढ़ाएंगे उतना बैकफायर करेगा। चूंकि रशिया की गैस के बगैर यूरोप इस वक्त नहीं चल सकता। रशिया की नोट 2 और दूसरी तमाम जो भी जरूरियात रशिया से पूरी करता है यूरोप वाया जर्मनी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी के जरिए भी, वो इसको पूरी नहीं कर सकता। गैस की और ईंधन की जो दूसरी जराए हैं उनकी पूर्ति सऊदी अरब, कतर, बहरीन या ईरान भी मिलकर नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो इस तरह फंसी हुई है कि चाइना और रशिया के बगैर इस दुनिया का काम भी नहीं चलना। और इस दुनिया का यह भी तासुर है कि अपनी ताकत, अपनी हिम्मत और अपने हथियार और अपनी चालाकियों के जरिए इन दोनों देशों को आगे बढ़ने भी नहीं देना। मगर सच्चाई, वक्त बदलता है और हालात बदल जाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि पूरी तरह से हालात बदल चुके हैं और अब रशिया और चाइना मिलकर बहुत आगे बढ़तरी हासिल कर चुके हैं। मगर इसमें एक चीज देखिए कैसे कैसे बदलाव होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस पूरे खेल के अंदर जो दुनिया को इस पूरी थॉट ऑफ स्कूल को जो लीड करता था इजराइल, वो एक अलग ही खेल में शुरू हो गया है। उसने एक अलग खेल शुरू कर दिया है। यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, नाटो के साथ मिलकर रूस और चीन के साथ उलझे हुए हैं। इधर इजराइल अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो है गठजोड़ शुरू करके अपनी, जिनको ये दिखाता था रशिया के जाने के बाद, मैंने कहा जो कभी कभी हमले की बात कर रहा था, जो अभी भी ईरान पे हमले की बात कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका तुम अलग हट जाओ, हम ईरान को जवाब देंगे और हमला करेंगे। ये रशिया की तरफ से भी इसका एनालिज आया है कि हो सकता है कि ईरान पर आप हमला करें, कोई भी, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, तो उनके हथियार शायद इस लायक हों कि उनके जो ईरानी हैं या कोरियन हैं, वो लोग जो हैं इनके हमलों को न रोक सकें। ये हो सकता है, मगर वो ये समझें कि रशिया के हमलों को ये लोग रोक सकते हैं, तो इतनी क्षमता उनमें अभी भी नहीं है और अगले दशक में भी वो इसको हासिल करने नहीं जा रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी
दे दी गई है। और एक कमजोरी भी जो है मैं ईरान की और कोरिया की तरफ से आपको बताता जा रहा हूं। तो कुल मिलाकर यह है कि वो भी जानते हैं कि चाइना और रशिया के साथ डायरेक्ट टक्कर लेने की क्षमताएं इन देशों में नहीं है। अलबत्ता वाया ईरान, जैसे मैं कहा कि ये एक अलग खेल जो इजराइल ने शुरू किया है, और इसकी मजबूरी ये है क्योंकि जो गल्फ के लोग हैं वो एक नए निजाम में, यानी तेल का बाजार तो आपको पता है कि वाज़ह हो चुका है कि ये खत्म होना ही है, और इसमें कई दलील देते हैं, कई तरह के लोग और भी होते हैं। देखिए, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है। वो कोई नीले रंग का फ्यूल आ जाएगा, फला फ्यूल आ जाएगा, ठेका फ्यूल आ जाएगा। देखिए, वो सब अब ये फोटोन बेस और नई टेक्निक बेस जो है दुनिया चलने वाली है, जो बैटरी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बेसिकली उसमें कन्वर्ट होती चली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक जहाज बन चुके हैं, बिना पायलट के उड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक जहाज बन चुके हैं, फाइटर प्लेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बन चुके हैं। तो अब कुछ बचा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक पर इन्हिसार न कर सके। वो अलग बात है कि अपनी कमजोरी को इस वक्त एकदम सरेंडर न करते हुए धीरे धीरे इसको शिफ्ट किया जाए। ये शिफ्ट होता चला जाएगा, डॉलर खत्म समझिएगा, और करेंसी का जो नया रूप डिजिटल रूप में लाना चाहते हैं रशिया और चाइना, डॉलर खत्म करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए ही पश्चिमी जगत जगह जगह ये क्रिप्टो करेंसी की पॉकेट बना रहे हैं। ये पॉकेट बनाने का मतलब ये है कि अनरिलायबल इसको बनाया जाए, और अनरिलायबल बनाकर लोगों को इससे बचाया जाए ताकि डॉलर का वजूद बचाए रखा जा सके। ताकि डॉलर का वजूद बचाया जाए ताकि डॉलर का वजूद बचाया जाए रखा जा सके। तो ये अलग बात है कि डॉलर बचता है कि नहीं बचता है, मगर तेल का खात्मा जरूरी है, और तेल का खात्मा जरूरी है तो गल्फ के देशों को अपनी नॉर्मल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने पुराने अपने तमाम सिद्धांत छोड़ने पड़ेंगे। नई दुनिया में शामिल होने के लिए नई अर्थव्यवस्था में खेल, खिलौने, सिनेमा और हाईटेक चीजें जिनको आज तक कम से कम एशिया के देशों में, जो मुस्लिम जगत में जिनकी मनाही थी, चाहे वो टॉय हो, चाहे वो सिनेमैटिक चीजें हो, फोटो हो, बुत हो, बहुत सारी चीजें थी, इन सबको अपनाना पड़ेगा अगर वो नॉर्मल जो है मार्केट में जाते हैं। चूंकि नॉर्मल बाजार में यही बाजार है, नए गैजेट्स है, नई चीजें हैं। अगर ये नए वीडियोबाजी और सिनेमाबाजी नहीं होती है तो इन नई चीजों का कोई मतलब नहीं होता, रह जाता है। तो कुल मिला के नए बाजार में आपको शामिल होने के लिए फिर सभी चीज अपनाने पड़ेंगे। शायद उसकी शुरुआत वो कर भी चुके हैं और आगे भी उसकी संभावना बढ़ती जा रही है। इजराइल के साथ भी जब उन्होंने तमाम वो सिद्धांत ही छोड़ दिए हैं तो इजराइल के साथ दोस्ती करने में अब अरबिक दुनिया को कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि उनके झगड़े जो थे वो अलग तरह के थे, और इजराइलियों का टास्क सीधा है कि उनको हैकल सुलेमानी जो है वो बनाना है, और उसको बनाने के बाद मसीहा आ जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत हो जाएगी। वो अपनी थॉट के साथ जो है वो लगे हुए हैं, उनकी अपनी हदीस है, उनके उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। मुस्लिम जगत जो है वो शायद ये भी कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि ऐसा तो होना ही है तो हम खुद ही क्यों ना सरेंडर कर दे। तो ये भी एक थॉट चल रहा है। ये एक इजराइल का और अरबों का एक अलग ही खेल शुरू हो गया है। ये कहां पहुंचेगा, अल्लाह अपना रहम करे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बदतरीन शक्ल अख्तियार करने वाला है। इस मायने में बदतरीन शक्ल अख्तियार करने वाला है कि अभी तक इस लीडरशिप को तस्लीम करने वाले बहुत से लोग दुनिया में, बहुत से देश तक अपने आप को अनाथ समझना शुरू हो जाएंगे, नहीं तो अपनी थॉट ऑफ स्कूल को चेंज करेंगे। मगर अमेरिका और नाटो अभी अपने थॉट ऑफ स्कूल को चेंज करने वाला नहीं है। वो रशिया और चाइना के साथ भिड़ने के लिए अपने फिर से घोड़ों को बग्घी में जोड़ेंगे, और यहां जो देश, ध्यान से सुनिएगा, जो इनके बग्घी में जुड़े हुए घोड़े इनकी बात नहीं मानेंगे तो उनकी टांगे भी तोड़ी जाएंगी, उनकी तन्नाले निकाल ली जाएंगी, धीरे धीरे उनके लगाम टाइट कर दिए जाएंगे, उनके एक या दो हाथ पैर तोड़कर लंगड़े भी कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन यानी MI6, CIA, मोसाद जैसी एजेंसियां काम करती है तो अच्छों पर वो अपना वो काम करवा लेती है जो उन्हें करना चाहिए या जो वो करवाना चाहती हैं। वो अलग बात है कि ये तमाम दुनिया के लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की नई रणनीति क्या है, नए हथियार क्या है, नई चीजें क्या है, यानी बहुत आसान नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जंग जो है
आर्थिक और पाबंदियां और उलझन जैसी रह जाएगी और छोटे छोटे देशों के बीच टकराव बढ़ाने की सूरत हाल को और तेज कर दिया जाएगा। मगर डायरेक्ट रशिया के साथ और चाइना के साथ ब्रिटेन, अमेरिका औकात ही नहीं है। मतलब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बेसिकली टेलीविजन का शब्द नहीं है। और माफ करना, मैं ये रिवायती टेलीविजन में इनसे सीखने आऊं कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो माफ करना, तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह पे ठीक हूं। तो मैं ये शब्द बोल रहा हूं कि इनकी औकात ही नहीं है कि चाइना और रशिया के साथ ये लोग जो है टक्कर ले सके। और सूरत हाल जो है वो बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो आप देखने को आपको मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का मामलात होंगे कि वही घोड़े। इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम इसमें बात कर सकते हैं कि ईरान का अभी क्या होने वाला है, पाकिस्तान का क्या होने वाला है, भारत का क्या होने वाला है। इन सब चीजों को हम अगले प्रोग्राम के लिए छोड़ देते हैं, या fourthview.co पर आप जाएं। आपको जल्दी ही इस पर एक कंप्लीट आर्टिकल मिलेगा जिसमें ये सूरत हाल भी वाज़ेह कर दी जाएगी कि क्या सूरत हाल हो रहा है, अब होने वाला है, और किस तरह का प्रिकॉशन आम जनता को लेना चाहिए। क्योंकि जनता, ये टोटल, ये देश और ये राज्य और ये बिजनेस, व्यापार, घराने, ये सब महफूज हैं, महफूज रहेंगे। इनके नफे नुकसान में थोड़ी बहुत अदला बदली हो सकती है। आम जनता पर भारी दबाव आने वाला है, आम जनता बहुत तकलीफ में आने वाली है। आम जनता के लिए मैं दुआ भी करूंगा और आम जनता को खुद भी अपने लिए दुआ और दवा दोनों करनी चाहिए और संभल कर चलना चाहिए, बुरा वक्त है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह देखते रहिए 4TV न्यूज भी और फोर्थ व्यू भी, और साइट तमाम अंतर्राष्ट्रीय मौजूदा खबरों के लिए fourthview.co तो .co पर, fourthview.co पर जाएं, क्लिक करें, और जो भी दुनिया में बड़ी घटना होती है उसको आप अरबिक, इंग्लिश, रशियन, आप अलग अलग जरूरत के हिसाब से खबरों का अपडेट पढ़ सकते हैं। जो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं वो इस साइट पर जरूर मिलेंगी। जो फालतू खबरें हैं उनके लिए बहुत सारे चैनल आपको हमने दे रखे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।